अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने जी स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 6 जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो क्या करने जा रहे हैं हम जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं किसी ऐसी सरफेस में से जो कि क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई चार्ज पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सरफेस लेनी पड़ेगी, एक चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमने इसको कैलकुलेट करना है कि आया कि उस चार्ज की वजह से उस पूरी सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया हुआ है, चार्ज प्लस क्यू, और एक सरफेस जो हमने ली वो हमने ले ली जी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड स्फीयर, क्योंकि स्फीयर जो है उसको डील करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हमने सरफेस जो है किसी और शेप की बजाय स्फीयर के फॉर्म में ले ली। ठीक है, तो जब हमने सरफेस ले ली उसके बाद क्या करते हैं, हमने जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा था जी हमने, कि जो फ्लक्स होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जी बाय यूजिंग द फार्मूला E डॉट ए। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए यानी कि वेक्टर एरिया। ठीक है, और इसको खोल के जो है वो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे वही फार्मूला बिल्कुल हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड करेंगे इस चार्ज क्यू की वजह से जो कि एक स्फीयर के अंदर हमने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी, कि जब हमने जो पीछे फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने जो एरिया यूज़ किया था वो था प्लेन एरिया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर एरिया को भी डिस्कस करना है, तो वेक्टर एरिया के साथ हमने ए की जो है वो उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सारा स्फीयर है उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाए, फ्लैट बन जाए। देखिए, एक बड़े से स्फीयर का अगर हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए, लिहाजा क्या किया हमने, सारे स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जितने छोटे पैचेस होंगे उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। तो इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट जो है वो किस तरह से फ्लैट होता है। तो देखिए, आप सबको पता है जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, एक स्फीयर है। लेकिन देखिए, जहाँ पे आपका अपना घर हो या आपका रूम हो, वहाँ पे आपको जो जगह है या जो फर्श है या जो ज़मीन है वो क्या कर नज़र आ रही है, आपको वो फ्लैट दिखती है, वो कर्व्ड नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बड़े से स्फीयर के छोटे छोटे पैचेस बना लें तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे जो स्फीयर लिया है उस स्फीयर के हम छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे। ठीक है, फिर हर पैच के ऊपर हम ये जो फार्मूला है फ्लक्स फाइंड करने का E डॉट ए वाला वो लगाएंगे, और लगाने के बाद हर पैच का फ्लक्स फाइंड करेंगे अलग-अलग, और फिर बाद में एंड पे जाके हम तमाम फ्लक्स को जो है ऐड कर लेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास इस क्लोज सरफेस के लिए, जिसके अंदर चार्ज जो है वो प्लस क्यू पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने चार्ज प्लस क्यू लिया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आइडिया है कि जो फील्ड इंटेंसिटी होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो उसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और इस तरह से बाहर की तरफ। हर पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो हमने यहाँ पे जो पैच लिया है, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी जी ई के ज़रिए, और ये क्योंकि एरिया एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका एरिया फर्ज कर लें वो डेल्टा ए है, तो वेक्टर एरिया जो है उसको हम डेल्टा ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वेक्टर एरिया को मैं दोबारा से थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। वेक्टर एरिया क्या होता है जी, एक एरिया होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड एलिमेंट के एरिया के बराबर होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू दैट एलिमेंट एरिया के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने एरिया शो किया वेक्टर एरिया, तो इस डेल्टा ए की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इस पैच के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और जो डेल्टा ए है वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो एंगल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे फ्लक्स फाइंड करने पे। फाइंड फ्लक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फिर हमने देखा जी कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी,
कि स्फीयर को हमें छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो पहला पैच जो है उसको हम एरिया डेल्टा A1 कह देते हैं, सेकंड पैच को हम डेल्टा A2 पैच कह देंगे, उसका एरिया डेल्टा A2 होगा, थर्ड के लिए डेल्टा A3 होगा, फोर्थ के लिए डेल्टा A4 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हर पैच के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं। पहले पैच के लिए 1 कंसिडर कर लेंगे, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ वन के लिए 4 एंड सो ऑन। सारे पार्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि क्या करें जी, होल एरिया को आप स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 एंड सो ऑन टू डेल्टा AN। एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हम आते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो हर पैच के लिए लिख लेते हैं। पहले पैच के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 होगी, सेकंड के लिए E2, फिर E3 एंड सो ऑन टू EN। अब क्या करते हैं, हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तमाम पैचेस का फ्लक्स हम अलग-अलग निकालेंगे। तमाम पैचेस पे हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जस्ट फ़र्क क्या आएगा कि पहले पैच के लिए जो E1 है वो हमारे पास 1 होगी, E1 होगी और डेल्टा A जो है वो भी डेल्टा A1 हो जाएगा। तो जो पहला पैच है उसके लिए हमने phi1 लिख दिया जी, E1 डॉट डेल्टा A1, सेकेंड के लिए E2 डॉट डेल्टा A2, थर्ड के लिए E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन करते जाएंगे। और हमारे पास nth पार्टिकल जो है, nth पैच जो होगा उसके लिए फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से, फाई n, वो आ जाएगा En डॉट डेल्टा AN। अब हमने जब टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स के लिए हम ऐड कर देते हैं टोटल फ्लक्स फॉर द होल क्लोज्ड पाथ या फॉर होल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो उसको हम लिख सकते हैं फाई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको हम फाई E भी कह सकते हैं। तो फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर होल द सरफेस वो आ जाएगी तमाम फ्लक्सेस का सम, ठीक है, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन टू प्लस phi n। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ के लिए पहले के लिए आ जाएगा E1 डॉट डेल्टा A1, दूसरे के लिए E2 डॉट, थर्ड के लिए आ जाएगा जी E3 डॉट डेल्टा A3, फोर्थ के लिए E4 डॉट डेल्टा A4 एंड सो ऑन करके En डॉट डेल्टा AN। अब यहाँ पे इसको हम खोल के लिखते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम खोल के लिखेंगे तो उसको लिखा जा सकता है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखें E1 और डेल्टा A1 के दरमियान क्या एंगल होगा। तो उसके लिए जो है हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखें जो पहला पैच है उस पर E1 जो है इस डायरेक्शन में है, डेल्टा A1 इस डायरेक्शन में है, एंगल क्या बन रहा है 0 का। सेम इसी तरह फर्ज कर लें हम यहाँ पे जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पे जो पैच होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी और जो डेल्टा A है, ठीक है, वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। सेम इस तरह से यहाँ पे भी अगर हम कोई एरिया एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बाहर की तरफ और जो आपके पास एरिया होता है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होता है, तो उसकी डायरेक्शन और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम बनती हैं। तो इसको अगर हम E2 कह लें, ठीक है, तो आपके पास जो एरिया है वो बनेगा डेल्टा A2। इसको अगर हम E3 कह लें, ठीक है, तो डेल्टा A आपके पास बनेगा डेल्टा A3। इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए E और A के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 का बनेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास E और A1 के दरमियान एंगल 0 है। सेम इसी तरह से E2 एंड डेल्टा A2 के दरमियान एंगल जो है वो भी 0 का है, ठीक है। 3 के दरमियान भी 0 का होगा, फोर्थ एलिमेंट के लिए भी 0 का होगा एंड सो ऑन टू nth पार्टिकल, nth पैच के लिए भी एंगल जो है वो 0 का होगा। और आप जानते हैं जी cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे मैं साइड पे आपको बता भी देती हूँ कि जो cos 0 होता है 0 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बनेगा जी फाई E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन टू En डेल्टा AN। तो सारे रिलेशन निकालने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। कहते हैं हम क्योंकि सिंगल चार्ज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही हमने चार्ज लिया है और उसको हमने एक सरफेस में बंद कर दिया है,
तो अगर क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसी चार्ज की वजह से होगी। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने स्फीयर लिया है और स्फीयर के जो है सेंटर पे हमने चार्ज को प्लेस किया है, लिहाजा जो चार्ज का डिस्टेंस होगा सरफेस के साथ वो क्या बनेगा, सेम बनेगा तमाम पैचेस के लिए। तो क्योंकि डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है, और चार्ज भी सेम है, जिस चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं वो तमाम पैचेस के लिए सेम होगी, क्योंकि चार्ज भी सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड वही ले रहे हैं, जो एक पैच के लिए होगी वही दूसरे पैच के लिए, वही थर्ड पैच के लिए सेम। इसी तरह से डिस्टेंस भी सेम है, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से और चार्ज सेम होने की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज पे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वो सिर्फ डिपेंड कर रही है जी Q पे, चार्ज पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे। तो यहाँ पे ना तो हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, ना हम चार्ज चेंज कर रहे हैं, ना डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो तमाम पैचेस के लिए जो आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सेम होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं E1 = E2 = E3 एंड सो ऑन टू = En। तो तमाम वैल्यूज़ की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कोई सिंगल वैल्यू, और वो सिंगल वैल्यू जो है हम उसको E लिख लेते हैं। तो जब हमने E पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास जो फ्लक्स बनेगा वो आ जाएगा E∆A1 + E∆A2 एंड सो ऑन टू E∆AN। अब यहाँ पे देखें तमाम के लिए E की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो उसको हम साइड पे निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बाकी आपके पास बचेंगे तमाम एरिया एलिमेंट्स, तो उनको हमने जो है वो सम की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तमाम पैचेस का सम है, तमाम पैचेस के एरिया का सम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम पैचेस के एरियाज़ का सम है वो उस सारी सरफेस के एरिया के बराबर होगा। और वो सरफेस जो हमने स्फीयर की फॉर्म में ली है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो इन तमाम पैचेस के एरिया का सम है वो एक्चुअली बन रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो हमें पता है 4πr² के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दी और यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पे A की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पे एरिया जो है उसकी वैल्यू पुट की 4πr²। यहाँ से देखें 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² जो है वो r² से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फ्लक्स है वो बनेगा चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी फ्लक्स का। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे। कौन कौन सी चीज़ों पे? वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि हमने चार्ज कितना रखा है क्लोज सरफेस के अंदर, और वो डिपेंड कर रहा है जी एप्सिलॉन नॉट या मीडियम की परमिटिविटी पे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो देखिए शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने लिया तो स्फीयर था क्लोज सरफेस, लेकिन क्या हुआ जी कि उसकी कोई ज्योमेट्री, कोई रेडियस, कोई डिस्टेंस जो है वो इस रिलेशन में नहीं आया, फ्लक्स के रिलेशन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस की शेप पे, साइज़ पे या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने स्फीयर लिया था बिल्कुल सेम पीछे वाला, उसको उठाया और उसको उठा के किसी हमने आर्बिट्रेरी शेप जो है उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस इस स्फीयर में से पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली, वही फील्ड लाइंस जो हैं इस आर्बिट्रेरी सरफेस में से गुजर रही हैं। ये आर्बिट्रेरी सरफेस आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है उस तरह की शेप भी ली जा सकती है, ठीक है, और कोई सी भी आर्बिट्रेरी शेप जो है वो ली जा सकती है। तो यहाँ पे देखें जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर में से पास कर रही हैं बिल्कुल सेम वही फील्ड लाइंस हैं इस आर्बिट्रेरी शेप में से पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता है शेप पे, साइज़ पे और ज्योमेट्री पे उस क्लोज सरफेस की।
और यहाँ से हम दूसरा कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है थ्रू द सरफेस वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज। जैसे कि पिछले लेशन के मुताबिक हम दोबारा से लिख देते हैं कि जो फाई है वो डिपेंड करता है क्यू पे और मीडियम पे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे वो डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।